डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। आज हम अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है। ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करते हैं। उनका मिशन एक होता है और सब मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेसिकली इसकी टू टाइप्स हैं। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग कंसर्न और दूसरा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। सबसे पहले हम ट्रेडिंग कंसर्न को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस ईयर आईकॉम पार्ट फर्स्ट में हमने ट्रेडिंग कंसर्न को अच्छे तरीके से पढ़ा। मेन के वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं, जो सिर्फ अपने मुनाफे की गरज से कारोबार करती हैं। और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं ऑटो पार्ट्स, गाड़ियों के कोई पार्ट्स वगैरह हैं, कोई ब्लॉक फैक्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह, फ्लोर मिल्स। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो चीज़ों को तैयार करती हैं और लो प्राइस पर बनाती हैं और हाई प्राइस पर कस्टमर को सेल करके प्रॉफिट को जनरेट करती हैं। क्योंकि ये एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये अपनी बुक्स को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करती हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर में हमने देखा था कि ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी इनकी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और लास्ट पर फाइनल अकाउंट बनाती हैं और ऐसे वो अपने अकाउंटिंग ईयर को कंप्लीट करती रहती हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने थारोली प्रीवियस ईयर पढ़ चुके हैं, इसलिए जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका बुनियादी मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं और इनका बुनियादी मकसद अवाम की फलाह व बहबूद होता है। जैसा कि हमें पता है शौकत खानम हॉस्पिटल जो कैंसर का हॉस्पिटल है, इसका भी बुनियादी मकसद लोगों की फलाह व बहबूद है। ईदी फाउंडेशन, शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन, सेव द चिल्ड्रन। और इसको तो हम साथ साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे गांव मोहल्ले में मस्जिद की कमेटीज़ होती हैं उनका भी बुनियादी मकसद वेलफेयर ही होता है, कोई प्रॉफिट कमाने की गरज से नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन मार्द वजूद में आती। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो बहुत सारे अकाउंट्स बनाती हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग होती हैं और वो अकाउंटेंट वगैरह को, क्लर्क को हायर कर सकती हैं और वो तमाम जो डबल बुक कीपिंग सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए तमाम अकाउंट्स को मरतब करती हैं। लेकिन ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका बुनियादी मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए इनके पास वसाइल भी कम होते हैं और ये तमाम तर अकाउंट्स को नहीं बनाती, बल्कि कुछ लिमिटेड अकाउंट होते हैं जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ये तीन तरह के अकाउंट्स बनाती हैं। एक नंबर फर्स्ट पे ये होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकंड पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट बनाती हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेन कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश आएगी और
जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कैश जाएगी। मेन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम समरी ऑफ कैश बुक कहते हैं कि कैश का आना और कैश का जाना रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ये जस्ट लाइक समरी ऑफ कैश बुक है। नेक्स्ट, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को देखते हुए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से हम सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड करते हैं। मेन के जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका बुनियादी मकसद प्रॉफिट कमाना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसने नेक्स्ट डिसीजन लेने होते हैं कि क्या हमने कोई नए प्रोजेक्ट पर काम करना है या नहीं। अगर उनकी बचत हो रही है, मीन्स सरप्लस हो रहा है, तो फिर वो मज़ीद जो है तो नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो मज़ीद प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे। तो ये रिलेटेड टू सरप्लस और डेफिसिट होता है। और नेक्स्ट हमारी बैलेंस शीट होती है। लास्ट बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर हम बनाते हैं और इससे फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चल जाता है। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है, ये जस्ट लाइक कैश बुक इन ट्रेडिंग कंसर्न, या हम इसको ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर हम ट्रायल बैलेंस को देखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ऐसे ही यहाँ पर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को देखते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है इन ट्रेडिंग कंसर्न, इसलिए ये दोनों सेम ही हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। मेन के कैसे जब भी कैश आएगी या बिजनेस से या ऑर्गेनाइजेशन से कैश जाएगी तो उसको कैसे हम लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि जब भी कैश आती है, सपोज़ एक आदमी सैलरी लेता है, तो सैलरी लेता है तो उसके पास कैश आती है। तो हमने कहा कैश उसका एक एसेट है, क्योंकि एसेट हर वो चीज़ है जिसका फ़ायदा उसको आने वाले दिनों में फ्यूचर डेट्स में मिलेगा। तो कैश उसका एसेट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कि जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और उसके साथ साथ सैलरी हमारी इनकम है, क्योंकि ये हमें बार बार मिलेगी। तो जब इनकम बढ़ती हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं, तो हमारी एंट्री पास हो जाती है कैश अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। तो हमने अभी पढ़ा कि ये जो हमारी रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ये जस्ट लाइक कैश अकाउंट है। मेन हम देखेंगे कि जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के साथ जो दूसरा अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो दूसरा अकाउंट है वो सैलरी क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम इसको रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे। मेन के हमारी रिसीप्ट भी दो तरह की होंगी, एक हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगी और एक हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स होंगी। ऐसे ही हमारी पेमेंट्स भी दो तरह की होंगी, एक रेवेन्यू पेमेंट्स होंगी और दूसरी कैपिटल पेमेंट्स होंगी। रेवेन्यू रिसीप्ट मेन के वो रिसीप्ट वो कैश जो हमें बार बार मिलेगी, मेन के एक मखसूस पीरियड के बाद दोबारा हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम कमीशन, अगर एक आदमी कमीशन पर काम करता है तो उसको डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर कमीशन दिया जाएगा। सैलरी भी मंथली बेसिस पर दी जाएगी, रेंट, सेल्स ऑफ गुड्स। और कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट्स होती हैं जो हम बार बार नहीं लेते और इनको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर मेंशन कर दिया जाता है। जैसे हम बैंक से कोई कर्जा वगैरह लेते हैं, डिबेंचर वगैरह कोई इश्यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा।
और ऐसे ही पेमेंट्स उस वक़्त की जाती हैं जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, या अगर हम बिजनेसमैन हैं और हमने आगे कोई आदमी रखा हुआ है एजेंट, जिसको हम कमीशन दे रहे हैं, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री पास कर देंगे हम। मीन अगर हमने सैलरी पेमेंट करनी है तो हम कहेंगे सैलरी अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंसेस, सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो जब एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। और उस वक़्त जो बिज़नेस से मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास से कैश जा रही है, तो कैश हमारा एक एसेट है, तो एसेट्स कम हो रहे हैं। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो उनको हमेशा डेबिट कर देते हैं, और जब भी एसेट्स कम होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हमारी पास हो जाएगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स बना रहे हैं, मीन कैश अकाउंट्स बना रहे हैं। तो कैश के साथ जो हमारी सैलरी है वो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो इस पोजीशन में हम सैलरी को डेबिट कर देंगे। ऐसे ही गुड्स वगैरह जब हम बेचेंगे तो एंट्रीज पास होती जाएंगी, और जब कोई हम एसेट वगैरह ख़रीदेंगे, मेन फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, ऐसे कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदेंगे जो बार बार हम नहीं ख़रीदते, तो उनको हम कैपिटल पेमेंट्स कहेंगे। तो नेक्स्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जब कंप्लीट हो जाएगा, इसको देखते हुए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक ट्रेडिंग कंसर्न में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है। इसकी भी दो साइड्स होती हैं, एक एक्सपेंडिचर साइड होती है और एक इनकम साइड होती है। एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वहाँ से देखते हुए विद द रीज़न यहाँ पर चीज़ों को मेंशन किया जाता है। मीन के जो भी हमारी रेवेन्यू, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स होंगी उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में लिख लेंगे, और दरमियान में जो भी डिफरेंस आ जाएगा, अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो फिर हमें डेफिसिट मीन लॉस हो रहा होगा। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो हमें सरप्लस होगा। जैसा कि ये जो एग्जांपल दी गई है इसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारी जो क्रेडिट साइड है इसका टोटल आ रहा है 80,000, जबकि डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 24,000 आ रहा है। तो इट मीन इसमें क्रेडिट साइड बड़ी है हमारी और डेबिट साइड छोटी है, तो दरमियान में जो डिफरेंस है वो है 56,000, तो ये हमारा सरप्लस कहलाएगा। इसी को अगर हम कहें कि सपोज हमारी डेबिट साइड 80,000 हो जाती और क्रेडिट साइड 24,000, तो दरमियान में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर बाई डेफिसिट आ जाता और 56,000 के हमें लॉस हो रहा है। जब हम ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बना लेते हैं तो उसके बाद हम लास्ट पर बैलेंस शीट्स बनाते हैं। बैलेंस शीट्स में की भी दो साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटी वाली होती है और एक एसेट्स वाली। इसमें कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स को लिखा जाता है, और यहाँ पर दोनों साइड अगर हमने अकाउंटिंग अच्छे तरीके से की है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो दोनों साइड बराबर आ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो दोबारा कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।